तो खुश आमदीद और सलाम। मैं हूं आपका सुलेमान रोज। तो आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेके हाजिर हुआ। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो अब बात करते हैं डकी भाई और तलहा रिव्यूज के बारे में। जैसा कि रिसेंटली इनका एक पॉडकास्ट आया था और अब बताया जा रहा है कि इनके पॉडकास्ट का सेकंड पार्ट भी आ रहा है, जैसा कि आप लोग ये ऊपर वीडियो भी देख सकते हैं। और इसके अलावा तलहा रिव्यूज को भी बहुत ज्यादा हिट दी जा रही है और उनके मुसलसल सब्सक्राइबर लूज हो रहे हैं, जैसे कि आप लोग ये सामने भी देख सकते हैं। और उसके अलावा बताया ये जा रहा था जैसा कि डकी भाई, रजब भट्ट और नदीम नानीवाला का 33% था और बगाया जो 1% था वो तलहा रिव्यूज का था, जैसा कि उन्हें बहुत ही ज्यादा हिट दी जा रही है। अब बात करते हैं मिस्टर अजीब के बारे में। जैसा कि मिस्टर अजीब ने डकी भाई को काफी साल पहले रोस्ट किया था और एक्सपोज भी किया था और अभी भी उन्होंने एक और एक्सपोज वीडियो निकाली है जिसमें वो इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। आप लोग भी वो वीडियो देख लें। रिस्पॉन्स वीडियो के बाद इसकी फुल फट गई। आई थिंक मैं पहला वो यूट्यूब पर बंदा था जिसने इस जापानी बतख को एक्सपोज करके ऐसा फाड़ा था कि ये लिटरली रोने लग पड़ा था और सुसाइडल हो गया था। इस बात का शमीर बादशाह खुद गवाह है। अच्छा, ये बताता चलूं तो उस वक्त जब इसने मुझे रिक्वेस्ट की थी ना, जब मिस्टर अजीब ने वीडियो बनाई थी, तो उस वक्त इसकी मेरी भी मुंह मारी थी, लेकिन इसने मुझे इतने मैसेजेस किए, कहते एक बार मिल तो ले। अब मुझे नहीं पता था कि भाई ये मास्टर मैनिपुलेटर है, लोगों के साथ एक्टिंग करता है, लोगों के माइंड के साथ खेलता है, बाद में फिर उन्हीं को ही यूज करता है गलत काम के लिए ना। तो मुझे इसने गलत काम के लिए यूज करने की कोशिश की, मेरे पाँव पे आया, बैक किया। वहां पे उस वक्त इसके थॉट था कि आई वांट टू किल हिम। तो कहता है इसको मरवा दे शामिर किसी तरीके से, ये वो वगैरह, आर्मी के मेस में बुला, उसको मरवा, फलाना। वहां से जो था, मैंने इसको समझाते मैं किलिंग से आया कि इसको कुट पड़वाने से फिर मैं लिटरली, हम आर्मी के मेस में भी आए थे और मैंने ये कहा था कि हम इससे मिलेंगे और इसको हाथ भी नहीं लगाएंगे, समझदारों की तरह मिलकर बात को खत्म करेंगे। नहीं, मैं चाहता हूं उसको मार पड़े, मैंने इसको कुटना है, ठीक है। तो फिर मैंने मिस्टर जी को मैसेज भी कर दिया, मैंने कहा मिस्टर जी भी नहीं, उसका सीवी कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने इसकी बात करी, ग्रुप पर आया, लंबी कन्वर्सेशन थी, कोई इतनी देर लगी इसको बात सेट करने में, फिर सारा मामला सेट हुआ, जिसको हेट आ रहा था वो खत्म हो गया। बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूं कि ये बंदा अपनी दे भी देगा लड़ाई खत्म करवाने के लिए, कि मुझे हेटना है बेटा, तेरे को हेट आएगा तो बच। मैं तो उस वक्त शमीर को समझाया करता था कि ये एक मकार झूठा इंसान है, ये किसी का दोस्त नहीं है, लेकिन वो भी बेचारा इसकी बातों में आकर फंस जाता था। ये जापानी बतख है ही इतने कमाल का मैनिपुलेटर। इसके बाद इसने अपनी यूजुअल मैनिपुलेटिव पर्सनैलिटी के थ्रू मुझे रीच आउट किया कि जी प्लीज अपनी एक्सपोज वीडियो प्राइवेट कर लो। तरले किए मेरे और कहा कि मैं पब्लिकली तुमसे और उन सब यूट्यूबर से अपॉलॉजी कर लूंगा जिनकी मैंने वीडियोस कॉपी की हैं और क्रेडिट्स भी दूंगा क्योंकि मुझे फायदा पहुंचा। मगर क्योंकि ये एक झूठा मकार इंसान है, इंसान क्या, इसमें तो इंसानियत ही नहीं, ये एक हैवान है। इसकी मैनिपुलेटिव बातों में आकर मैंने अपनी वीडियो प्राइवेट कर ली कि जी चलो ये मसला सॉल्व कर लेगा, अपॉलॉजी और क्रेडिट्स देकर पब्लिकली। और सब प्रूफ्स मेरी पुरानी वीडियोस में मौजूद हैं। इस वीडियो में मैं कुछ नहीं इंक्लूड करूंगा वरना ये चैनल ना फिर से खतरे में डाल दे, मेरा स्ट्राइक्स वगैरह मार के। खैर ये फिर एग्री हुआ कि मैं अपने चैनल पर एक वीडियो डालूंगा और उसमें अपनी घटिया हरकतें मान जाऊंगा, मगर इसने मुझे एक गलत वीडियो बनाकर भेजी जिसमें उल्टा मुझे गलत कह रहा था। तो अब बात करते हैं SK777 के बारे में। उन्होंने एक वीडियो शेयर की है जिसमें वो रजब भट्ट, डकी भाई और नदीम नानीवाला को एक्सपोज करते हैं और इनके प्लान के बारे में बताते हैं कि ये इनको काफी टाइम पहले मिले थे, उन्होंने जो प्लान एग्जीक्यूट वगैरह करना था उसके बारे में बताते हैं। मैं पाकिस्तान आया हुआ था, ये मुझे मिले, लेकिन वहां पे रजब तो खैर नहीं था, वहां पे नदीम नानीवाला था और डकी था। वहां पे मैं इनकी डिस्कशन सुन रहा था। ये मुझे कह रहे थे कि आपकी कंपनी है, उसकी वेबसाइट है, हमें उस वेबसाइट की एक्सेस चाहिए। मैंने कहा आपने क्या करनी है? उसने कहा जी वो जो वहां से आपसे कुछ ऑनलाइन बुकिंग करते हैं या परचेसिंग करते हैं, हम उसमें फंड ट्रांसफर करेंगे या हम उससे आपके, यानी कि कोई बंदा आपसे परचेसिंग करेगा, कोई चीज करेगा, तो आपके पास ना डाटे आएंगे डेबिट कार्ड के और ATM कार्ड के, क्रेडिट कार्ड्स के। तो मैंने कहा उससे क्या होता है? तो उससे बोला कि उन डेटों से हम लोगों के अकाउंटों से पैसे निकालेंगे। तो मुझे तो इस चीज की समझ थी नहीं, तो मैंने इसके लिए पूरी स्टडी की। मैंने जब देखा तो मैंने कहा था ये तो स्कैमिंग है, तो मैंने इनको टोटली तौर पे इनकार कर दिया था। अच्छा, उस मीटिंग की सारी वीडियोस वगैरह भी मैं अब बात करते हैं बदला ब्रदर के बारे में। जैसा कि डकी भाई और रजब भट्ट के पॉडकास्ट पे अभी बदला ब्रदर ने भी एक वीडियो शेयर किया और उनका कहना था कि डकी भाई हमेशा ही मतलब के बीच में से निकल जाते हैं और बाद में सभी को फंसा देते हैं। बंदे से होल्ड प्लीज, कुछ भी ना करना। अपने मुंह से मानना है ना कि हम डिस्कशन कर रहे थे कि इस तलहा का क्या करें, तो नानी वाले को 33% किस लिए दिया हुआ था इसमें? ये सिर्फ डिस्कशन, इसको पता था नानी वाला क्या करेगा। ये मोटिवेट कर, मुंह से नहीं कहता ओए नानी वाली उसको उठा ले, नहीं, इसको पता है नानी वाला बदमाश है। 33% उसको क्यों दे रहा है? कि सीधी जी गल है, मैं तेन हलफन कहांगा कि थोड़े नाल ज्यादती हुई सीधी गल है। यार मुझे एक बात बताओ, आज भी पाकिस्तान में कोई बंदा किसी बदमाश के साथ दोस्ती क्यों रखता है? क्योंकि ये कम चौक के रख देता है। फोड़ी तौर पे भाग पड़ते हो, होल्ड प्लीज, कुछ भी ना करना। ठीक है, कहता कि भाई नानी वाले को पावर दिखानी होगी पूरे पाकिस्तान को, अब नानी वाला सामने आएगा। मैं तरले मिन्नतें कर रहा हूँ उसके, खुदा की कसम कि भाईजान
तुम्हें भी पता है। ओ भाई मुझे एक बात बताओ, तुम क्यों मैसेज पे या कॉल पे या वॉइस मेल में ऐसे सबूत छोड़ोगे जो कल को तुम्हारे खिलाफ यूज हो? तुम नहीं कहोगे, तुम उल्टा वॉइस मेल में मैसेजेस पे यही कहोगे कि यार फर्क करा, छोड़ दे, इग्नोर कर। तू मैसेजेस में ऐसी बात नहीं करेगा। तुझे नानी वाले की नफ्सियात बड़ी देर से पता है। तूने उसको दोस्त ही अपना इसलिए बनाया। नानी वाले जब मुझे किडनैप किया, मारा, पीटा, उसने खुद ही उसकी वीडियोस लीक कर दी। उस दौरान तेरी कॉल आई कि इसे छोड़ना नहीं जब तक वीडियोस ना डिलीट करवा दो। तूने अगर नानी वाले से दोस्ती तोड़नी होती, तूने तब क्यों नहीं तोड़ी जब उसने मुझे किडनैप किया, मारा, पीटा? तूने तब लोगों को क्यों नहीं सबूत दिखाए कि देखो ये नानी वाले ने बदला ब्रदर को किडनैप किया था? क्योंकि तू खुद उसमें शामिल था। कैसे दिखाता? मैं देखता हूँ कैसे स्कूल में रहते हैं, मैं देखता हूँ कैसे स्कूल में रहते हैं। क्रिमिनल से बड़ा क्रिमिनल वो होता है जो क्राइम को छुपाता है। फॉर एग्जाम्पल, तू नन्ना मुन्ना फीडर पीने वाला बच्चा है और तुझे पता था कि नानी वाला ये सारे क्राइम करता है। तूने थाने में आके उसके खिलाफ क्यों नहीं सबूत दिए? तूने अदालत में आके क्यों नहीं उसके खिलाफ सबूत दिए कि भाई मैं इसमें शामिल? अब बात करें उस्मान रफीक के बारे में, तो उस्मान रफीक ने एक वीडियो शेयर की है जिसमें वो डक्की भाई को एक्सपोज करते हैं, क्योंकि रिसेंटली वो जापान में जो कि डक्की भाई के साथ मिले थे, उनका कहना था कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, वो सारा बताते हैं। आज मैं डक्की भाई को करने जा रहा हूँ एक्सपोज। जैसा कि आपको पता है कि मैं आज से 1 महीना पहले डक्की भाई से मिला था। एक्सपोज करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको डक्की भाई कैसा लगता है? क्या उन्होंने जो कोर्स लॉन्च किया है वो सही किया है कि गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कहानी का आगाज होता है आज से 1 महीना पहले। मैं डक्की भाई को ओसाका मेदा के करीब एक होटल में मिला, जहाँ उन्होंने 1 रात स्टे किया था। डक्की भाई के साथ मैंने कोई 1 घंटा स्पेंड किया। उनकी आंखों की हालत बता रही थी कि 24 घंटों में कोई 2 घंटे की नींद लेते हैं। उनके साथ मैंने कोई 1 घंटा लगातार बातें की। अब मैं आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। होटल से चलते हुए हम फैमिली मार्ट की तरफ चले गए कुछ खाने के लिए। रास्ते में मैंने उनसे काफी सवाल किए। उनमें से इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उनको अभी बेसिक जापानीज लैंग्वेज आती है। उसके अलावा मैं उनके साथ बात करते हुए फील कर रहा था कि ये बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, की वजह व्लॉग में ये चाहे हंसते रहते हैं लेकिन रियल लाइफ में ये सिंपल मैन है। 10 मिनट की वॉक करके हम फैमिली मार्ट में पहुंच गए। उधर से कुछ ओनीगिरी पकड़ी और उसकी सीटिंग में ही बैठ गए। डक्की भाई को लगा कि मेरी एज कोई 20 से 22 साल है, लेकिन जब मैंने उनको बताया कि मेरी एज 18 साल है तो वो हैरान हो गए। हैरान क्यों हुए ये तो अब मुझे नहीं पता। उसके अलावा मैंने उनसे पूछा कि आप व्लॉगिंग कब तक कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा देखो कब तक चलती है। जहाँ तक मेरा ख्याल जाता है कि ये इसी साल के एंड तक व्लॉगिंग छोड़ देंगे, बाकी अल्लाह बेहतर जानता। बात करते हैं उमर भट्ट के बारे में, तो उमर भट्ट बहुत ही ज्यादा एंग्री नजर आते हैं तलहड़ व्यूज पर, और इसके अलावा जुल्करनैन सिकंदर भी जो कि इनके कोर्स को लेकर बहुत ज्यादा बातें करते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, या तो तला व्यूज के लिए कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो बड़ी कोई गंदी औलाद है तला, कि जिसके बाप को 1 दिन पहले किसी ने मारा, करंट लगाया और सीधे उससे 2 दिन बाद व्लॉग में हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, व्यूज लेने के चक्कर है। पहले तक ये 14 साल सिर्फ टिकटॉक पे थे, ठीक है, टिकटॉक पे वीडियोस डालते थे। जैसे ही देखा व्यूज आ रहे हैं, ठक वीडियो डाली है इसने यूट्यूब पे। सब कुछ फेम का चक्कर है भाई, सबको व्यूज चाहिए, किसी को ऐसे चाहिए, किसी को वैसे चाहिए। तो भाई आवाम से मेरी गुजारिश है कि इनके ड्रामे से करो बंद, ठीक है। डक्की को आप लोग अनसब्सक्राइब करी जा रहे हो, ये जो तला को आप लोग सब्सक्राइबर्स दे ही जा रहे हो ना, इसको भी जरा अनफॉलो करना शुरू करो ना, ठीक है, ताकि आप लोग को अब आधे से ज्यादा पाकिस्तान को इसकी असलियत का पता लग गया हुआ, ठीक है ना। इसे मैंने मारा, मुझे जिंदगी में पहली दफा अफसोस हो रहा है कि मैंने इसे क्यों नहीं मारा। अब इसने एक नया पॉडकास्ट चला दिया, उसके अंदर मेरा वॉइस नोट चला रहा है जहां मैंने इसे बचाया। मुझे समझ नहीं आ रही मैंने इसे मारा या मैंने इसे बचाया, मुझे जेन्युइन समझ नहीं आ रही, और अगर मुझे दुख हो रहा है कि मैंने इसे क्यों नहीं मारा। व्हाट इज योर आंसर ऑन डक्की भाई पॉडकास्ट अगेंस्ट रजब एंड ब्ला। यार मैं इस बारे में नो कमेंट्स करना चाहूँगा, बिकॉज ये उनका पर्सनल मैटर है, तो मैं कोई नहीं होता उनके मतलब बिला वजह में कोई प्रेडिक्शन करने वाला। तो ये उनका पर्सनल मैटर है, डक्की जाने, रजब जाने, नानी वाला जाने या फिर तला जाने, ये उनकी बात है। मैं बिला वजह अपनी टांग नहीं अड़ाऊंगा, ना ही मुझे इस मुतलिक बोलकर व्यूज चाहिए, ठीक है। मैं अपना काम करता हूँ तो मुझे अपना काम ही करते हैं, नो कमेंट्स। तो अभी के लिए मेरे पास बस इतनी सी न्यूज़ थी। अगर तो वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो इसलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।